सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस होली के अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभेच्छा। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8, जो कि टॉपिक है 11.2। सबसे पहले एक लाइन, मेहनत के रन से तू अपने सपनों में नए रन भर दे। मेहनत के रन से तू अपने सपनों में नए रन भर दे। जिस तरह होली के इस पावन अवसर पर हम अपने खुद को रंगों से रंगीन कर देते हैं, जिस उसी तरह ठीक मेहनत के रन से हमें अपने सपनों में भी नए रन भर देने हैं। तो कुछ और भी मिक्स लाइन है, कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लिखने पर तो सभी चल देते हैं, तभी इतिहास को पलट कर चल। तो ये लाइन्स को आपको ध्यान रखना है और बिना हारे हुए, हिम्मत करते हुए, कोशिश करते हुए आपको आगे जाना है। मैं आज इस तरह का कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आई हूँ कि आपने प्रश्नावली के सॉल्व तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन मैं जो आज कुछ लेके आई हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग है कि मैं इसे विधि पूर्वक बताऊंगी, जिससे कि आपके जो नंबर्स होंगे वो एक भी माइनस में नहीं आते। तो कि आप भी चाहते हैं हर जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते, वो फॉर्मूले बस बता देते हैं और उसे पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लिखना नहीं आता, उसे नोटबुक में कैसे लिखते। इसलिए मैंने ये सिस्टम लाया कि मैं नोटबुक के माध्यम से ही आपको समझाऊं, ताकि हर बच्चे जो नोटबुक में लिखे तो अच्छे से अच्छे लिखे और उन्हें एग्जाम के टाइम कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो हर एक बच्चे को इस तरह से आना चाहिए, इसलिए मैंने विधि पूर्वक आपको बताया है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बोतलों के 8 बेंच को बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, तो कितने बक्सों में भरे जाएंगे। अर्थात यहाँ पर क्या हमें समझाया गया है, मैं आपको कुछ विधि पूर्वक बता देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सारणी बना दी है। तो यहाँ पर मैंने सारणी भी बना दी है, जो कि आप स्पष्ट रूप से दिख रही है। मैं आपको क्वेश्चंस को समझा दूं। बोतलों के 8 बेंच को 25 बक्सों में, सपोज करो यहाँ पर इस तरह बहुत सारे 25 बक्से है, सपोज करो इस तरह बहुत सारे 25 बक्से है, 25 बक्से है, और जिसमें कितना बताया, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें, प्रत्येक में 12 बोतलें हमें बताई गई है। यदि इस बेंच को बोतलों के इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हो, तो अभी अगली बार जो बॉक्स बनेगा उसमें वो कितना होगा, 20 होगी, 20 होगी, 20 होगी। तो अगर 20 हर एक बक्से में जाएगी तो सीधी सी बात है कि हमें बक्सों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। आप इस लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं। बोतलों के एक बेंच में बोतलों की संख्या बढ़ेगी तो अपने बक्सों की संख्या कम होगी, अर्थात तो बक्सों की संख्या कम होगी, अर्थात सारणी अनुसार y बढ़ेगा तो x की राशि कम होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसे विधि पूर्वक ठीक से करना है। अतः यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है। हम जानते हैं प्रतिलोम समानुपात का नियम है। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात को हमारा मानना है कि वो उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, इसलिए ये जो y1 है वो नीचे की तरफ आ गया। लेकिन सबसे आसान तरीके अगर मैं बात करूं तो आप इस नियम का पालन करना है, x1 y1 बराबर x2 y2। तो इस नियम के आधार पर हम जब आगे बढ़ते हैं, जब मान रखते हैं, तो x1 जो हमारा मान है 25 इंटू y1 हमारा जो है 12 बराबर x2 हमारा x2 ही रहेगा और y2 जो हमारा होगा वो है 20। आप चाहे तो गुणा करें, आप चाहे तो पॉइंट ले रहे हैं, मैंने पॉइंट ले रहा है। फिर हमें यहाँ क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर जब हम पक्षांतरण करते हैं तो आप देखते हैं, जब हमने पक्षांतरण किया तो 15 इंटू 2, ये जो है 2 इस तरह यहाँ नीचे की तरफ है, बराबर x2 तो था इसी तरफ, x2 इंटू 20, लेकिन ये जो 20 है वो कुछ इस तरफ आ जाएगा। तो 25 इंटू 12 बेटा 20 बराबर x2। अब ये जो है शून्य, देखो बहुत सारी संख्या से ये कटेगा, जिस तरह ये इसे हम काट देते हैं
इसे ले लेते हैं, 5 पचा 25 और 5 चौथा 20 और 4 एकदम 4 और 4 तिया 12। तो 5 और जब 3 को जब हमने गुना किया तो क्यों नीचे हर में तो कोई संख्या बची नहीं, तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 15। तो जैसे हम रेड पेन से अंकित करेंगे जो कि अट्रैक्टिव दिखेगा 15 बट से। बस हमारा आंसर आ गया है, था ना, बिल्कुल आसान। तो आप इसे इस तरह भी आप कर सकते हैं जो कि दिखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो क्या आपको ये विधि कैसे लगी देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिखा, फिर यहाँ सारणी बनाई, फिर यहाँ पर मैंने नोट्स लिखा। अगर क्या आप भी इस तरह से करते हैं तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि आपके जो नंबर्स है वो नहीं कटे थे और 100 में से 100 आए थे। तो आपको नोटबुक में इसी तरह करना है ताकि आपको जब एग्जाम की तैयारी हो तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इनमें से अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये जो मेरी लिखने की विधि है आपको कैसे लगी वो भी आपको बताना है। और यहाँ पर आपको आंसर के रूप में नीचे लाइंस भी लिख देनी है। आंसर हमें अंत में क्या पूछा, तो कितने बक्सों में भरे जाएंगे, तो 15 बक्से 15 बक्सों में भरे जाएंगे। तो बस हो गया, जाएंगे तो 15 बक्सों में भरे जाएंगे। तो बस आप देख रहे हैं इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी विधि के आधार पर हम चलते हैं अपने वही 8 वाले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। तो यहाँ हमें पूछा है एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर उन्होंने शर्त भी बताई कि वस्तुएं तो उतनी है, 63 दिन में बनाती थे तो 42 मशीनें चाहिए, लेकिन अब काम को फास्ट करना है। तो फिर इस बार क्या हो रहा है कि वस्तुओं की जो संख्या है वो वस्तुओं की संख्या उतनी है, लेकिन जो काम 63 दिन में हो रहा था वो काम को करना है 54 दिन में। तो सीधी सी बात है, जल्दी करना है, जल्दी दिनों में करना है तो मशीन में तो ज्यादा ही चाहिए। तो प्रश्नानुसार जब मैंने सारणी बनाई जो कि आपको समझने में आसानी होगी। मशीनों की संख्या 42 है, 42 मशीन होने पर 63 दिन में पूरा होता है, लेकिन अब जो दिनों की संख्या बताई है वो है 54। तो कितने दिनों की आवश्यकता हो, कितने मशीनों की आवश्यकता होगी वो हमें बताना है। तो नोट ये आपको जरूर लिखना है। इस तरह लिखने से क्या होगा कि आपका जो हल करने की विधि होगी वो पूरी सिस्टमेटिक लगे। दिनों की संख्या कम होगी तो मशीनों की संख्या बढ़ेगी, अतः y घटेगा तो x बढ़े। मतलब दिनों की संख्या कम हो रही है, यहाँ पर दिनों की संख्या कम हो रही है तो सीधी सी बात है मशीनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो मशीनों की संख्या बढ़ेगी, अतः y घटेगा। ये राशि बढ़ रही है तो ये घट रही है तो ये बढ़ेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं पूरा विस्तार से इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। फिर दिनों की संख्या कम होगी तो मशीनों की संख्या बढ़ेगी, अतः y घटेगा तो x। अतः यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है और हम जानते हैं प्रतिलोम समानुपात का जो नियम है x1 y1 पर नियमानुसार जब हम मान रखते हैं तो x1 हमारा क्या है, आप देख रहे हैं x1 हमारा मान है 42, x1 हमारा मान है 42 गुणा 42 गुणा y1 हमारा है 63 बराबर h2 हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है तो h2 को h2 ही रहने देते हैं, गुणा y2 में हमारा मान जो है वो है 54। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतरण। तो आपको इस तरह लिखना है, पक्षांतरण करने पर जब हम पक्षांतरण करते हैं तो 42 गुना 63, ये जो होगा 54 कुछ इस तरह नीचे चला आएगा बराबर। यहाँ पर हमें जो h2 था h2, यहाँ पर हम बहुत सारी जो संख्याएं जो देख रहे हैं जो कि सातवें पहाड़े में स्पष्ट रूप से आती है, तो फिर हमें क्या करना है कि इसको इससे काट देते हैं। इसको 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42
7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 9 63। तो ये संख्या जो हो रही है हमारी वो 7 से नहीं कट रही है, तो इसे हम इस तरह ले सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूम 14, 7 21, 7 27, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। ये तो हो गई 7 से 9 बार और 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। लेकिन ये जो संख्याएं हो रही वो नहीं आ रही है। लेकिन ये संख्या हमारे 7 के पहाड़े में नहीं आने के कारण हम इसे 6 से ट्राई करेंगे। तो 6 से हम जब इसे देखते हैं तो ये दोनों संख्याएं 6 के पहाड़े में आती हैं। 6 25, 6 6 36, 6 7 42 और 6 9 54। या ओके, अब हमें ध्यान देना है 9 के पहाड़े में 63 आता है क्या? 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। तो हाँ, बिल्कुल आता है 9 7 63। तो 7 गुना 7 बराबर H2 बराबर 49 बराबर X2। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 49। तो इसे विधि पूर्वक लिखने के लिए हमें किस तरह लिखना होगा? आंसर हमें स्टार्टिंग में सबसे प्रश्न में जो पूछा था कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, तो आपको भी कुछ उत्तर इसी तरह लिखना है। तो 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। सारे के सारे जो नियम है, इसी जो प्रतिलोम समानुपात का जो नियम है 11.2 में, इसी आधार पर हमें सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो अगर आप भी इस तरह विधि पूर्वक करते हैं, आज के बाद में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नोटबुक में किस तरह लिखना है तो आप भी देख सकते हैं कि जो लिखने का तरीका किस तरह, अगर आप भी इस तरह आपके आंसर जो एग्जाम्स देने जाएंगे तब अगर आप इस तरह विधि पूर्वक लिखते हैं तो मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपके जो नंबर है पूरे में से पूरे आएंगे। क्योंकि मैं भी एक टॉपर थी मैथ में और मेरे भी जो मैथ के जो आंसर थे, नंबर्स थे, बहुत ही अच्छे आए। तब से मैंने सोचा क्यों ना मेरी विधि में आपको भी बताऊं, जिससे आपके भी नंबर कुछ बहुत ही अच्छे आए। तो इस तरह विधि पूर्वक लिखने से आपको बहुत ही आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। मैंने विधि पूर्वक इसलिए लिखा ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।